बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बात करेंगे आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जहांगीर खान तरीन के ग्रुप के हवाले से, जो कुछ दिनों पहले तक जिनके मामलात बदतरीन चल रहे थे, लेकिन आज की डेवलपमेंट के बाद देखने में ये आ रहा है कि तरीन ग्रुप के मामलात बेहतरीन हो चुके हैं। आने वाले दिनों में वो जो खदशात थे वो किस हद तक दूर हो चुके हैं, लेकिन ये जो लफ्ज़ी बयानबाजी हुई, जो एक दूसरे की तरफ से यलगार की गई, तनकीदी नश्तर बरसाए गए, क्या इसके असरात ख़त्म हो जाएंगे? क्या वो अल्फाज से लगे हुए जो ज़ख्म है वो मंदमिल हो सकते हैं? आने वाले दिनों में अपोजिशन जिस हद तक तैयारी कर रही है, क्या अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है? हुकूमत तो ये मौक़िफ़ रखती है कि अपोजिशन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि ये हुकूमत जो है ये अपनी अपोजिशन खुद है। तो इस पूरे मामले को समराइज़ करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ गेस्ट लिस्ट में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने, और राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सईद खावर साहब। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। राना साहब, आज की बात करते हैं कि आज जो डेवलपमेंट हुई, वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें हुई, और वो लोग नुमान लंगड़ियाल साहब हो गए, आन चौधरी साहब हो गए, या नवानी साहब हो गए, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात लेकर गए थे, जो शिकायत लेकर गए थे, वो शिकायत किस हद तक दूर हुई हैं, और आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा किस हद तक पुरसुकून दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें शायद यासिर, बड़ा शोर मचा तमाम टीवी चैनल्स पे। आज 5वां दिन है, जहांगीर तरीन ही डिस्कस हो रहे हैं, उनका ग्रुप डिस्कस हो रहा है, और आज ये बयान भी आ गया कि जनाब तमाम मामला तय हो गए। यासिर, मैंने कल प्रोग्राम में भी कहा था, परसों भी कहा था कि बजट बासानी मंजूर हो जाएगा, वफाकी बजट, सूबाई बजट में फड्डा पड़ेगा, देख लीजिएगा, और असल कहानी, असल गेम बजट के बाद शुरू होगी। आज ज़रा आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकालिए जो सईद अहमद नवानी साहब ने की है। उसमें एक उन्होंने कहा कि जनाब जहांगीर तरीन ग्रुप है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथियों के मुतालबात मंजूर हो गए और ये ग्रुप ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जी एक चीज़ तो है, जहांगीर तरीन ग्रुप है। फिर उन्होंने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में यह भी कहा कि हमने बजट तक मंजूर, चुका बजट कौमी मसला है, कौमी मफाद का मसला है, उसकी मंजूरी तक हम साथ हैं, उसकी मंजूरी में हम साथ देंगे। ये दो चीज़ें बड़ी मनीहेज़ हैं, और इसमें देखा जाता है, मेरे पास जो इतला है या सर वो ये है, और इस हवाले से मेरी बाकायदा वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले वफद के 2 अहम तरीन अफराद से मेरी खुद गुफ्तगू हुई। उन अफराद ने कहा जी हमें भी पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हुकूमत को भी पता है कि हुकूमत के साथ क्या होना है। उन्होंने कहा जी हमें हुक्म मिला है, हम उस हुक्म की तामील कर रहे हैं। ये लफ्ज़ मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा। अब आप पूछेंगे हुक्म किसका, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मतलब हमें हुक्म मिला है, उसकी तामील कर रहे हैं, और हम बजट तक इंतज़ार करेंगे। मैंने पूछा बजट तक या कोई और मामला है? तो उसमें एक ने कहा कि जनाब सूबाई वज़ीर हैं। उन्होंने मुझे कहा भाई असल बात यह है, हम चाहते हैं कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट आज हम अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट से पहले शोर मचाना शुरू कर देंगे, तो जो हमें थोड़ी सी उम्मीद है, जिन लोगों ने हमें उम्मीद दिलाई है, इससे ज़्यादा और क्या शोर मचेगा? नहीं, वो कह रही हैं ये भी कुछ भी शोर नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम बयान करेंगे तो ये अपने वज़न से खुद गिर जाएंगे। ये बाकायदा उसने कहा जी बात यह है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमसे कमिटमेंट की गई है, उस कमिटमेंट के मुताबिक अगर रिपोर्ट्स में लिख दिया जाता है, हमें रिलीफ मिल जाता है, तो फिर भी हम खामोश रहेंगे, लेकिन वक्त का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि बजट के बाद असल गेम शुरू होगी। अब मैंने उनसे पूछा कितने % चांस हैं आपको, कितने फ़ीसद चांस हैं कि आपके हक़ में रिपोर्ट आएगी, और अगर आपके हक़ में रिपोर्ट नहीं आती सही तो फिर किस तरफ जाएंगे? उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने गारंटी दी है, उन्होंने फिर हमें यह भी कहा है कि अगर आपके साथ ज़्यादती होगी तो फिर ज़हन में रखिएगा हम भी आपका पूरा साथ देंगे। फिर उसने कहा जी हम 30-35 नहीं होंगे, फिर बहुत से लोग और भी हमारे साथ। सही। ये माप राव साहब, आप क्या राय रखते हैं इस पे कि जो पिछले 5-6 दिनों से मामलात चल रहे थे, विफाकी वज़रा भी उसमें कूदे, सूबाई वज़रा ने भी स्टेटमेंट दी, कुछ लोगों का ये कहना था कि हम उखाड़ पिछाड़ करके रख देंगे, लेकिन अब जो सुबह से इतलात चल रही हैं कि मामलात खुश असलूबी से हल हो रहे हैं, हम एक साथ थे, हैं और रहेंगे, ये सारे मामलात को देखते हुए अंदरूनी कहानी आपकी नज़र में क्या बनती है?
देखें यासिर, मैं अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो जब ये शुरू हुआ था मामला, रमज़ान से पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, या 1.5 महीने की बात है, तो मैंने एक बात की थी, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ वो बात। जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान के रास्ते जुदा हो चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब इत्तमाम हुज्जत कर रहे हैं, वो एक अपना केस बिल्ड कर चुके हैं या फाइनल स्टेजेस पे हैं, जिसमें उन्होंने रास्ते जुदा करने हैं, और उसकी इंडिकेशन आपको सेनेट इलेक्शन में मिली, जिसकी वजह से ज़्यादा ख़राबी पैदा हुई। ये मामला पहले से ही बहुत ख़राब हो चुके हैं। अब जहाँ तक बात है कि अगर उस अली ज़फ़र की रिपोर्ट आ भी जाती है, फेवर में आए या ख़िलाफ़ आए, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, कहाँ स्टैंड करती है वो। जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं, कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर राय दी हुई है, फिर इंटरनेशनल एक इदारे ने दी हुई है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के केसेस हैं। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ यकीन दहानियों से या अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट से ये मसला हल हो जाएगा। जहाँ तक इस ग्रुप का ताल्लुक है, क्या ये ग्रुप इफ़ेक्टिव हो सकता है हुकूमत को गिराने में, या कोई इसके पीछे बड़ी गेम है जो ज़्यादातर हम 5 दिन से सुन रहे हैं, जो तबसरों में, तजियों में, कि ये कोई बहुत बड़ी गेम है जिसके पीछे कोई शायद कोई बड़ी ताकतें हैं जो पंजाब में चेंज लाना चाहती है, या इमरान खान साहब पे कुछ दबाव पैदा करके उनसे कुछ चीज़ें मनवाना चाहती हैं, उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करने की बातें हो रही हैं। तो ये लोगों को जब आप देखेंगे, इनको इनमें इंडिपेंडेंट थे जो आए इधर, जहांगीर तरीन साहब से उनका ज़ाती ताल्लुक़ है, उन्होंने ज़ाती तौर पे जहांगीर तरीन साहब की श्योरिटी पे आए। अब जहांगीर तरीन साहब जब हुकूमत के साथ एक पेज पे नहीं है या उसके एक मुखालिफ ग्रुप की सूरत में खड़े हैं, तो ऑब्वियसली उनका उनके साथ खड़ा होना बनता है, उनको खड़ा भी होना चाहिए। आगे जो सिचुएशन गवर्नमेंट की बननी है, बजट अगर पास हो गया, लेकिन बजट की भी इतना कोई मसला नहीं है। कानूनी पहलुओं से अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनली बजट और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के ऊपर जो वोट होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसके खिलाफ नहीं दे सकते पार्टी के लोग, वो उनको पार्टी से फारिग हो जाएंगे। अब कितना बड़ा रिस्क पीटीआई आगे लेने जाती है बजट के बाद, मेरा ख्याल है बजट के बाद राणा साहब ने जो बात की, बजट के बाद और बहुत कुछ होगा, लेकिन उनका शायद इशारा ये है कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से कुछ होगा। मेरा ख्याल है इमरान खान की तरफ से कुछ बहुत संजीदा किस्म के और बड़े सख्त किस्म के बजट के बाद। राणा साहब भी यही राय रखते हैं। राणा साहब ने कल स्टांस जो अपनाया था कि वो खान साहब की तरफ से भी कोई हार्ड स्टेप उठाए जा सकते हैं, ये अभी बजट तक का इंतजार किया जा रहा है। बजट के बाद मेरा इंप्रेशन ये था कि शायद ये ग्रुप जो इकट्ठा हो रहा है, बजट के बाद ये कोई घप डालेंगे, मजीद को स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा, काफ़ी सीरियस किस्म के, जिसमें से मिनिमम ये हो सकता है कि पार्टी से इनको कहा जाए जी आप अगर जाना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच, आप मौज करें, जहाँ जाना चाहते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, इस पे तो निशानात भी लग गए हैं, सब लोगों को पता भी चल गया। मेरी जिन 2 लोगों से, बड़ी सीनियर लोगों से बात हुई है जो आज मीटिंग में गए थे, उन्होंने खुद ये कहा है कि हमें पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जी जी जी, थैंक यू राणा साहब, यही मैं कह रहा था। अच्छा, अब इस ग्रुप के अंदर सूरत हाल क्या है? राणा साहब ज़्यादा बेहतर समझते हैं उसको। मेरा ख्याल है इस ग्रुप के अंदर काफ़ी ख़राब हो चुकी है सूरत हाल। अगर कोई मैक्सिमम भी आप कहें, बहुत ही मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 15 से 18 लोग होंगे जो इसमें से रह जाएंगे, बाकी शायद जहांगीर तरीन साहब के साथ ज़्यादा देर तक खड़े ना हो सकें। तो इसलिए ये बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। जहाँ तक इसकी वजह से कुछ चेंज होने की बात है, कुछ चीज़ें होनी है, वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से होनी है। अब तो बहुत से हक़ाइक़ ऐसे सामने आ गए हैं। पहले जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया जाता था, बुज़दार साहब को वो लेके आए हैं। अब ये पता चल गया कि वो तो नहीं लेके आए थे बुज़दार साहब को, तो बुज़दार साहब को कौन लेके आया था? अब फिर कहा गया जी जो बुज़दार साहब के हमायती थे, जो लेके आए थे, वो अब उसके खिलाफ हो गए, तब्दील करना चाहते हैं। उन्होंने भी बता दिया कि जी प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश के मुताबिक होगा, प्राइम मिनिस्टर रखना चाहें रखेंगे, नहीं रखना चाहेंगे नहीं रखेंगे। उस्मान बुज़दार का फैसला इमरान खान की मर्ज़ी से होना है, उन्होंने रखना है नहीं रखना। ये अब बजट का इंतजार कर लेते हैं, बजट के बाद देखते हैं सूरत हाल कितनी तब्दील हो रही है। राव साहब मैं वापस आता हूं। खावर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में ऑपोजिशन जमातें, 2 बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिस तरह का सेफ प्ले कर रही हैं, क्या वो सेफ प्ले करके इस मामले को कैश करवा रही हैं, या फिर उन्हें इस मामले पर बात करके इसे कैश करवाना चाहिए था? एक तो इससे पहले एक बात है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो जो कुछ हासिल करना चाहती थी, मेरे ख्याल में वो पीडीएम के प्लेटफार्म से हासिल कर चुकी हैं। अब पीडीएम के प्लेटफार्म का दोबारा मुत्तहद होना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी का वापस आना मुझे ज़रा दुश्वार दिखाई दे रहा है। और उसके अगर ये इनके आने के लिए पीडीएम के अंदर भी बड़े इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। जहाँ तक ये जो मंजरनामा चल रहा है, इसमें यह है कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ये नविश्ता दीवार है
और ये दीवार पे लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि FATF और इसके अलावा आलमी बैंक और IMF दूसरे मामलात हैं, हमारे मईशत के मामलात हैं, उसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत चाहती है कि उनका ये बजट स्मूथली पास हो जाए, उसके बाद वो अपने सियासी मामलात हल करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जहांगीर तरीन के इख्तलाफात जो है वो लाहौर से शुरू नहीं हुए थे, वो इस्लामाबाद के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कमरे से शुरू हुए थे, और ये उसी कमरे के इख्तलाफात की बुनियाद पे तो अब KP में भी इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं। जी बिल्कुल, वहाँ भी आप देखें, बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो अपनी नाकामियों के बोझ तले दबती चली जा रही है, और ये 2.5-3 साल के अंदर ना आवाम को मुतमईन कर सके हैं, ना गुड गवर्नेंस दे सके हैं, ना महंगाई पर काबू पा सके हैं। इसके अलावा एक हुकूमत की मौजूदगी का जो एहसास होता है वो नहीं दिला सके, तो इसलिए लोग खुद भी इनसे दूर हटना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे इत्तेहादी भी हैं, वो भी अपने अपने गेम खेल रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग सेफ गेम्स खेल रही है, इसी तरह वो भी खेल रहे हैं, और वो किसी वक्त भी वो मौका देखते ही, आपको पता है, कहते हैं कि जहाज़ डूबता है तो फिर सबसे पहले कुछ चीज़ें छलांगे मारती हैं, तो वो वक्त अलग। इसके बाद हमारा जो आने वाला है, यानी हर कोई अपने अपने तई अपने मफादात के हवाले से सोच विचार कर रहा है, और मुस्तकबिल में वो फैसले भी उसी बुनियादों पे करेगा। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब की रिपोर्ट पे बड़ा इन्हिसार किया जा रहा है, इत्तलात क्या है, आपने अब तक क्या असेस किया है कि उस रिपोर्ट में जो सिफारिशात हैं वो तरीन साहब के हवाले से हैं या फिर हुकूमत के हवाले से? यासिर, देखिए, कुछ हुकूमती वज़रा ने यह कोशिश की है कि जहांगीर तरीन साहब और उनके ग्रुप को जो हुकूमती टीम से जो शिकायत हैं, उन्हें किसी हद तक इस मौके के ऊपर उनका अजाला किया जाए, न्यूट्रल स्टेशन को किया जाए, चूँकि इस वक्त हुकूमत को इस ग्रुप की ज़रूरत है। लेकिन मामला ये है कि क्या अली जफ़र साहब की रिपोर्ट जहांगीर तरीन साहब के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात और जो फौजदारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है उसको ख़त्म कर सकती है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। उनका मामला किसी और स्टेज पर होना है, उनका मामला हल होना है अदालत में जाके। इस मामले का इदराक जहांगीर तरीन साहब को भी है, लेकिन जो एक कंफर्ट जोन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो किस हद तक शायद अली जफर साहब की रिपोर्ट कर सके। लेकिन मामला ये है कि ये दिन शायद आना ही था। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जब इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था कि वो नजरियाती लोगों के ऊपर इलेक्टेबल्स को तरजीह देंगे और हुकूमत बनाने के लिए ग्रुप्स का इंतखाब किया जाएगा, किसी को मुख्तलिफ लोगों को टास्क दिया जाएगा कि कुछ MPs आप लेके आए, कुछ MNAs आप लेके आए, तो फिर वो एक जमात का जो तासुर था ना वो शायद उसी दिन ही वीक हो गया था। तो ये दिन इस नौबत तक, इस नहे तक मामलात हर सूरत पहुंचने थे, क्योंकि जो पार्टी की रिफ्लेक्शन थी वो बहुत पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी। अब जहां तक मामला है कि कब तक ये सिस्टम ऐसा चलेगा, तो अब मेरा ख्याल है कि जिस लेवल के ऊपर मामलात ओपन हो चुके हैं, अब केस टू केस मामला चलने हैं, इशू टू इशू चलने हैं। हर मामलात के ऊपर हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी की जाएंगी, ले दे किया जाएगा और फिर मामलात आगे चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की पोजीशन काफ़ी वीक हो चुकी है। लेकिन अलमिया ये है कि मेरे इल्म में है ज़ाती तौर के ऊपर इमरान खान साहब ने अब जो 2.5 साल बाद उन्होंने स्टेप्स लेने जा रहे हैं, जो समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट को जो पहले करना चाहिए था नहीं कर पाए, जो वो इकदाम जो कौम और मुल्क के लिए बेहतरीन हैं, वो अब इस करने की पोजीशन में आए हैं, प्लान कर चुके हैं, डिज़ाइन कर चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ सियासी फ़ज़ा उनकी अपनी जमात के अंदर अब उनके लिए साजगार नहीं रही, जो कि आने वाले दिनों में बिलखसूस बजट के बाद मजीद उनके लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। अब ये बड़ा अलमिया है कि अब एक ग्रुप बन गया, वो हुकूमत को मसाइल का हर जगह के ऊपर मसाइल क्रिएट करेगा। इमरान खान साहब वो चाहते हुए भी जो उन्होंने कुछ इकदाम करने हैं वो नहीं कर पाएंगे। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि ऐसे लोग जो उन्हें ब्लैकमेल करके एनआरओ हासिल करना चाहते हैं, माफिया के उन्हें एनआरओ नहीं दूंगा, ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा, वो जो मौक़िफ़ अपनाया जाता है वो मौक़िफ़ अभी तक बरकरार है। तो अब देखना यह है कि वो मौक़िफ़ कब तक बरकरार रहता है, और दूसरी जानिब जो मुतालिबात हैं, जो सिफारिशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो के साथ दूर होते हैं, और ये माहौल जो है ये साजगार किस तरीके से होता है। नाज़रीन, इसी पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आज हमने देखा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ये हिदायत जारी की कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो भी मामलात हैं तरीन ग्रुप को लेकर, या दूसरे जो सूबाई वज़रा हैं या फिर MPAs हैं, उनकी सिफारिशात पे अमल दरामद भी होगा, उनके तरक्याती काम भी होंगे, कोई काम रुकेगा नहीं। दूसरी जानब हुकूमत ये समझती है कि ब्यूरोक्रेसी को माहौल जो है वो ठीक देना होगा, कुछ खुली फ़ज़ा देना होगी, हाथ पैर खोलना होंगे ताकि वो काम कर सके और उन पर एतमाद का इजहार भी करना होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इस उम्मीद पर थे कि उनकी मराद जो है उनमें भी इजाफा होगा, लेकिन क्या उनकी मराद में इजाफा होगा? और अगर नहीं होगा तो उनके काम किस तरीके से होंगे? क्या हुकूमत पर एतमाद उनका बहाल हो पाएगा? इस इशू पे बात करेंगे, फिर आगे जाके अपोजिशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। भट्टी साहब, मई का महीना कहा जा रहा है कि आला सरकारी अफसरान पे भारी है, उसकी वजूहात क्या हैं? आने वाले दिनों में सरकारी अफसरान जो हैं वो हुकूमत से किस हद तक ताउन करते दिखाई देते हैं? यासिर, मुख्तलिफ सियासतदान मुख्तलिफ महीनों को हुकूमत के लिए या अपोजिशन के लिए कड़ा करार देते हैं, लेकिन मई का महीना हमारी जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए बड़ा कड़ा साबित हुआ है। मामला ये है कि तवील अरसे से कोशिश जारी थी, बिलखुसूस जब से प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्टर इशरत हुसैन को इस्लाहात का टास्क दिया, तो उन्होंने उनके साथ उनके बहुत से जो एक तगड़ा ग्रुप कंसीडर किया जाता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिस आपका DMG ग्रुप, उन्होंने एफर्ट्स की और एक पॉलिसी के अंदर उन्होंने तब्दीली करवा ली कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स बैरून मुल्क अपॉइंटमेंट हासिल करने में कामयाब होते हैं, लुक्रेटिव स्लॉट्स होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती इदारे, जहाँ पे उन्हें महाना लाखों रुपए तनख्वाहें मिलती हैं, बहुत सी मराहत होती हैं, लेकिन उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से रिजाइन नहीं करना पड़ता। जबकि पाकिस्तान के अंदर वो किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं डेपुटेशन के ऊपर, तो वो मराहत नहीं है। एक हुकूमत के पास एक ऐसी पॉलिसी है जिसके ऊपर मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान और मेम्बरान का अपॉइंट किया जाता है, जिसे हम MP स्केल कहा जाता है, मैनेजमेंट पॉलिसी कहते हैं। उसके अंदर तरमीम करवाई गई, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कैबिनेट कमेटी इदारा जाती इस्लाहात से उसकी मंजूरी करवाई गई कि अब इस पॉलिसी में तरमीम होगी। बैरून मुल्क जिस तरह मुख्तलिफ गैर मुल्की इदारों में ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट होते हैं, रिजाइन नहीं करते, अब वो मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सरबराहान अपॉइंट होंगे, मेंबर अपॉइंट होंगे, 6 लाख प्लस माहाना तनख्वाह होगी, दीगर मराहत होंगी, 3 साल के लिए पहली अपॉइंटमेंट होगी, फिर 1 साल के एक्सटेंशन, फिर 1 साल के एक्सटेंशन, 5 साल के लिए वो रिजाइन किए बगैर काम कर सकेंगे। सब बहुत खुश हुए, अप्रूवल होगी। अब इस मामले की तौसीक करनी थी वफाकी काबीना ने। जब मामला वहां पर पहुंचा, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन सरदार अहमद नवाज सुखेरा साहब ने खुलकर इस मामले की मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, पहले ही हमारे पास कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट्स का फुकदान है, और वो लोग जिन्हें अब 2 से 2.25 लाख तनख्वाह मिलती है, जब उन्हें पता होगा मुख्तलिफ इदारों में स्लॉट्स आ रही है, वो वहां जाएंगे, वहां अपॉइंट होंगे, तो हमारे पास कॉम्पिटेंट अफसरान की और किल्लत पैदा हो जाएगी। कैबिनेट मेंबरान ने भी उनको सपोर्ट किया और अल्टीमेटली उस फैसले को रिवर्स कर दिया गया है कि अब भी अगर आपने MP स्केल में अपॉइंटमेंट हासिल करनी है तो आपको सरकारी नौकरी से आपको रिजाइन करना पड़ेगा, ये कब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेना पड़ेगी। तो उनके पूरे अरमान जो है वो उनके जो है ना वो खत्म हो गए। उसके बाद दूसरा मामला था, शौकत तरीन साहब ने मामला उठा दिया है। बहुत सी कंपनियों की, सरकारी कंपनियों के बोर्ड हैं जहां एक एक बोर्ड के अंदर वफाकी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और कुछ डायरेक्टर जनरल लेवल के लोग मेंबर्स के तौर पर काम करते हैं, मराहत मिलती है, इजाफी तनख्वाह मिलती है फीस की शक्ल में। शौकत तरीन साहब ने मुखालफत की है कि ब्यूरोक्रेट्स जो कि किसी एक शोबे के माहिर नहीं है, हम क्यों उन्हें कंपनियों में बोर्ड में लगाते हैं? कंपनियों का बिजनेस मुतासिर हो रहा है, ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस के मुताबिक नहीं, इनको वहां से निकाला जाए। उसके बाद कुछ पॉलिटिशियन भी सरकारी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर हैं, उनको भी हटा दिया जाए। ये बड़ा क्रिटिकल फैसला था और सारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक अब भूचाल आया हुआ कि अब क्या होगा, क्योंकि एक बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ने 2 से 3 सालों के दौरान में जब ब्यूरोक्रेसी तो पहले ही हुकूमत से ताउन नहीं कर रही, तो इस तरह के जो सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें ताउन किस हद तक नागुज़ीर हो जाएगा? राना साहब, ब्यूरोक्रेसी जो है उसको लेकर हुकूमत को भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब ये जो बातें की जा रही हैं, नुकात उठाए जा रही हैं, जेन्युइन है। एक तरफ ये है कि काबिलियत कम हो जाएगी अगर ये लोग उधर चले जाएंगे, दूसरा ये कि जो माहिर ही नहीं है जिस शोबे का, उसको उस पर तयनात किया जाए तो मुफ्त की बरात दें, हम क्यों पैसा खर्च करें? तो इस फैसले से ब्यूरोक्रेसी का हुकूमत के साथ ताउन और लिंक कैसा देखते हैं आप? देखिए यार सब, ब्यूरोक्रेसी जो है ये तो पहले दिन से हुकूमत के साथ फिट नहीं है। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि उनकी अयाशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उनकी मराहत ख़त्म हो जाएगी, तो जहाँ तक भट्टी साहब ने कहा वहाँ तक तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो वो मराहत ले रहे हैं, जो वो फ़ायदे ले रहे हैं और उसके एवज़ वो कितना काम कर रहे हैं,
पहले दिन से लेकर आज तक इस हुकूमत को एक ही शिकायत है कि ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी उनके तरक्याती कामों की राह में रुकावट है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो फाइलें गायब कर देती है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो अरकान असम्बली को जलील कर रही है, ब्यूरोक्रेसी जो है इस हुकूमत को नाकाम करने में अपना किरदार अदा करी है। यही बातें हैं ना जो हर मीटिंग में होती हैं, हर दफ़ा होती हैं। खुद वज़ीर-ए-आज़म कई दफ़ा कह चुके हैं, फ्री हैंड भी दे चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, मराद भी बेइंतहा मिल चुकी हैं इन्हें। अब मज़ीद मराद का रास्ता बंद हो गया है। अगर वाकई तो अगर काबिल आदमी चले जाएंगे तो कौन वहाँ बैठेगा? तो जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी ज़हन में रखिएगा, इस हुकूमत के साथ कभी भी तावन नहीं करेगी, चाहे ये जितना मर्जी उन्हें सहूलतें दे लें, चाहे जो मर्जी कर लें। देखिए उन्हें आदतें पड़ी हैं नवाज शरीफ दौर की, उन्हें आदतें पड़ी हैं मियाँ शहबाज शरीफ दौर की, जब 3 लाख की सैलरी वाले को 25 लाख मिल जाते थे, जब 5 लाख की सैलरी वाले को 20 लाख मिल जाते थे, जब उन एक के साथ एक फ्री मिलती थी, जब उन्हें बरात मजीद मिलती थी, जब वो हर चीज़ में बाकायदा हिस्सेदार होते थे, जब उनकी बहुत सी चीज़ें जो है वो हुकूमत के साथ मुंसलिक होती थी और मिलकर ये सब कर खाते पीते थे। अब आगे कुछ और माहौल बन गया, अब अरकान असम्बली कुछ और है। अब यहाँ की जो पहले भी आप निशानदेही कर चुके हैं कि फाइलों के अंदर तो तरक्याती काम चल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं आप कह देता हूँ सिंपल सा, मैं ये शहर जिसमें वज़ीर आला पंजाब बैठते हैं, यहाँ पर मैं निशानदेही कर देता हूँ ऐसे एक्सियन, ऐसे अफसरान मुतय्यन है कि जिनके खिलाफ केसेस हैं और वो खुद कहते हैं कि जी हम करोड़ों रुपया रिश्वत दे के लगते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, हमें किसी से कोई ज़रूरत नहीं, हम फलां जगह हिस्सा देते हैं, फलां जगह देते हैं। तो वो जो पैसे दे के आएगा, पैसे कमाएगा, फिर वो ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी करेगा, किसी ने रुकने असम्बली की नहीं, किसी वजीर की नहीं मानेगा। तो ये चलता है यासर, ये सब कुछ चल रहा है। राव साहब, अगर इदारा जाती इस्लाहात को देखा जाए और इस हुकूमत के दावों को देखा जाए, आप क्या समझते हैं कि किस इदारे में ये हुकूमत रिफॉर्म्स ला पाई है अब तक? इस हुकूमत की तो बाद में बात करते हैं, पहले डॉक्टर इशरत साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने मुशर्रफ के दौर में भी इस्लाहात कराई थी, मोनेटाइजेशन और पता नहीं क्या क्या, वो इस किस्म की लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके लाख लाख रुपए पे 20-20 लाख गाड़ी लेके चले गए, सारी मराहत भी ली, अब फिर उनको गाड़ियाँ मिल गई हैं उसी तरह से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दूसरों जो इस्लाहात हो रही है उसमें भी आप देख लें, ये जिस भट्टी साहब ने जो पॉइंट आउट किया है, जो भट्टी साहब ने पॉइंट आउट किया है वो वापस हो गई। वो कैबिनेट ने उस पर कहा क्योंकि सिर्फ बरात देने के लिए प्लॉट निकला है, कहीं पे सेक्टर खुल रहा है इस्लामाबाद में, प्लॉट दे दो, बजट आता है सैलरी बढ़ा दो, गाड़ियाँ आती हैं जी गाड़ी 1800 की बजाय 2400 सीसी कर दो। ये क्या चीज़ है? आप परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करें, परफॉर्मेंस देखें क्या परफॉर्मेंस है। एक कैरियर ब्यूरोक्रेट है, उसके आप रिकॉर्ड तो उठा के एक दफ़ा देख लेना। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद में से बहुत से अफसर हैं यहाँ पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में, बाकी जगह पे काम कर रहे हैं, उनको सबको चेंज कर दें आप, नकम्मे से नकम्मे ला के बिठा दें, मुझे बताएं खराबी या बेहतरी क्या होगी उसके ऊपर। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होती नहीं है आपकी, आप वैसे ही ज़ुबानी कलामी असर और रसूख की बुनियाद पे, ज़ाती तल्लक की बुनियाद पे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बुनियाद पे पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो जाती हैं। डेपुटेशन की बात है, डेपुटेशन पे आप 1 ग्रेड अप जाते हैं, वहाँ से आपको फ़ायदा हो जाता है। किस लिए आप डेपुटेशन के पे भेजते हैं लोगों को? एक इदारे में ओवर स्टाफिंग है, वहाँ पर दूसरे इदारे से डेपुटेशन पे क्यों आ रहा है बंदा? आपके सारे इदारों में यही हाल है। इदारा जाती इस्लाहात जो है वो हमारे लोगों ने चलाना है ना उसको। जब लोग ठीक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा इदारा? लोग ठीक नहीं होंगे तो निज़ाम कैसे ठीक होगा? जब निज़ाम ठीक नहीं होगा तो फिर मुल्क की मईशत तो मुस्तहकम नहीं हो सकती, उस पर सवालात तो उठेंगे। खबर साहब, आपकी जानिब आता हूँ, इदारों की बात हो रही है, पुलिस की बात भी कर लेते हैं। कराची पुलिस और सिंध भर की जो पुलिस है उसका जो शिकायत सेल है, इत्तला ये है कि शिकायत सेल में जितनी रिपोर्ट्स करवाई गई और जितने नताइज निकले उसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो 2% बनता है, यानी 98% शिकायत ऐसी हैं जिनका इजाला ही नहीं हो सका। क्या ये हकीकत है? पहले तो गुजारिश ये करता हूँ कि सिविल सोसाइटी और NGOs और पब्लिक का, आवाम का दबाव था हुकूमत पे कि पुलिस ज्यादतियाँ करती है, पुलिस के मजालिम के ख़िलाफ़ उनके लिए कोई इंसाफ का दरवाज़ा नहीं खुला हुआ। तो उन्होंने ये किया कि सिंध असम्बली ने एक मंजूरी दी थी, सिंध हुकूमत ने 2019 में एक सिंध पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन कायम किया। 2019 में कायम किया 2019 से लेकर 2021 तक इसके 7600 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं और उसमें तकरीबन 3000 ऐसी संगीन शिकायत हैं पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ कि जिन पर ज़रूरी
कार्रवाई होनी चाहिए। वो मुल्क के लिए भी ज़रूरी है और पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी ज़रूरी है। पुलिस अफसरान पर इल्ज़ामात हैं, एक तो बदअनवानी के, दूसरा इख्तियारात से तजावुज़ करने के, ज़मीनों पर कब्ज़े के, पुलिस मुकाबले, गलत पुलिस मुकाबले करने के। तो उस पर ये जो कमीशन कायम किया गया था 2019 से लेकर अभी तक 35 लोगों को, बड़े अफसरों को सजाएं, इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, लेकिन एक भी पुलिस अफसर को सज़ा कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। ये 18 से 21 ग्रेड तक के अफसर हैं, इनमें से कुछ रिटायर भी हो चुके हैं और कुछ घूमते फिर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपने क्या किया। और 12 मेंबर हैं इसके सरबराह हमारे सैयद मुराद अली शाह इस कमीशन के 12 मेंबर हैं, 6 मुंतखब हैं, सिंध असम्बली से ताल्लुक़ है, 6 सिविल सोसाइटी और NGOs के हैं और पब्लिक के नुमाइंदे हैं। वो बेचारे मिन्नतें करते हैं, आवाज़ें देते हैं, शोर मचाते हैं कि भाई इसका इजलास बुलाओ, लेकिन हुकूमत और पुलिस कोशिश करती है कि किसी कंप्लेंट को इस फोरम पर लाने की बजाय बारी बार मामला तय कर दिए जाएं और लोगों की किसी न किसी तरह से अश्कशोई कर दी जाए या दबा दिया जाए। तो ये अगर आपने इतना बड़ा इदारा बनाया, उसके वसाइल भी मुख्तस किए, अगर ये इदारा पुलिस के ख़िलाफ़, पुलिस के मज़ालिम के ख़िलाफ़ अगर आप आवाम को सुनवाई नहीं दे सकता, आवाम को इंसाफ नहीं दे सकता, तो फिर इस इदारे को बंद कर देना चाहिए। हम इदारे पर इदारे बनाते चले जाते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी को नहीं परखते। ये जो हमारा सिंध पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन है, ये भी कि एक उसकी अदना सी मिसाल है, जिसने यानी इदारों पर इदारे बनाए, लेकिन हमने स्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया। वहां पर तैनात होने वाले अफसरान को मॉरली हमने स्टैंड होने का मौका नहीं दिया, और अगर कोई स्टैंड था तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां की, और अगर कोई करप्ट ज़दा था तो उसको बचा लिया गया। अब इदारों का स्ट्रक्चर अगर मजबूत नहीं होगा और अगर हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसमें बेहतरी की बातें नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, तो फिर कैसे इदारे बेहतर हो सकते हैं? खुदा जाने के इदारे कब बेहतर होंगे और हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी के लिए मिसाल बन के सामने आएगा। बहुत शुक्रिया सईद खावर साहब, राव खालिद, सुहेल इकबाल भट्टी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। राना अजीम साहब साथ ही मौजूद हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने अपोजिशन जमातों से राबिते तेज़ कर दिए हैं। जिस तरह कल राना साहब ने इशारा दिया था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अच्छा प्ले कर रहे हैं, और प्ले करने का मकसद ये है कि वो अपनी जड़ें फिर से मजबूत करें। उनका हम ख्याल जो ग्रुप है, जो मुफाहमती ग्रुप है, वो आने वाले दिनों में सियासत में मुतहर्रिक हो। लेकिन इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो राबिते हैं, ये इशारा ये है कि वापसी PDM की तरफ क्या हो सकती है, और अगर हो सकती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन शराइत पे मानेगी। इतना बड़ा इख्तलाफ होने के बावजूद भी अगर वो मानती है तो किन शराइत पे मानती है, ANP किन शराइत पे मानेगी, क्या ANP से दोबारा राबिता किया जाएगा, ये एक बुनियादी नुकता है। राना साहब, इस वक्त जो राबिते आ रहे हैं, उन राबितों का क्या बुनियादी मकसद फिर से जमा होकर तहरीक चलाना है, या अभी सियासी तौर पे वैसे ही गर्मा गर्मी दिखाने के लिए राबिता बहाल कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि शहबाज शरीफ ने कुछ अर्से बाद पाकिस्तान से बाहर चले जाना है। उससे पहले शहबाज शरीफ ये तासर देना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। और आप गौर करें, जिस दिन से शहबाज शरीफ आए हैं, मरियम नवाज़ जो है सिर्फ एक जगह गई हैं, जिसे जो मियाँ जवेद लतीफ़ के घर, उसके अलावा उनकी कोई आपको वो नज़र नहीं आ रही, एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही, उनके कोई राब्ते नज़र नहीं आ रही। जिस तरह वो हर रोज़ कोई ना कोई मीटिंग होती थी, कोई इजलास होता था, किसी को बुलाया होता था, वो नहीं है। अब शहबाज शरीफ जो है वो उस खाली, वो जो एक बिल्कुल जगह खाली हो चुकी थी ना, उसको फिल कर रहे हैं। वो ये तासर शुरू कर दिया उन्होंने देना, उनकी टीम ने मिलकर, कि पाकिस्तान के अंदर फैसले जो होंगे मुस्लिम लीग नून में, वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। अब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन की हैं, उनके रहनुमाओं को एक इशारा देने की मतलब जो है वो उन्होंने काम शुरू कर दिया, उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं। मेरे पास इतला ये है कि वो बजट तक अच्छे तरीके से खेलेंगे और ये साबित करेंगे कि वो ही हैं। देखिए, दो फ़ायदे हैं उनके। मेरी बात हुई किसी उनके बड़े करीबी शख्स से, तो मैंने कहा शहबाज शरीफ जो है वो अचानक इतने मुतहर्रक कभी हुए नहीं, जितने मुतहर्रक हो गए हैं, और मुतहर्रक होने के बाद उनके राब्ते सियासी बड़े बन गए हैं, सारा कुछ हो गया। उन्होंने कहा जी देखें, शहबाज शरीफ दो जो चीज़ें में खेल रहे हैं, एक
वो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं कि मुस्लिम लीग मैं हूँ, मरियम नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल उसने कहा वो खुल के मरियम की मुखालफत तो नहीं करते, लेकिन शहबाज शरीफ ने आज के दिन तक जब से आए हैं कोई एक बयानिया जो नवाज शरीफ या मरियम का था वो बयान किया है? क्या नवाज शरीफ मरियम के बयानिया वाली साइड ली है? क्या नवाज शरीफ मरियम के बयानिया वाली कोई एक तहरीर, कोई एक बयान, कोई एक स्पीच, कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने की हो? मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं की। तो उन्होंने कहा ज़हन में रखिएगा, एक तरफ वो ये तासर देना चाह रहे हैं कुछ हल्कों को कि जनाब मैं वही करूँगा जो आप चाहते हैं, मैं उस बयानिए की मुखालफत करूँगा, उस बयानिए को दफन कर दूँगा। ये मैं आपको लफ्ज़ कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ उस बयानिए को दफन करने जा रहे हैं जो नवाज शरीफ और मरियम का बयानिया है। अब शहबाज शरीफ ये भी तासर देंगे कि अगर मरियम ने PDM के लोगों को इकट्ठा किया था तो उससे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। और इस ज़िम्मन में मेरे पास एक बड़ी मुसद्दका इतला है कि पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि शहबाज शरीफ एक्टिव हो, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ये भी चाहती है कि सब कुछ शहबाज शरीफ के हाथ में ना जाए। शहबाज शरीफ को एक्टिव करने का मकसद उनका यह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज, शाहिदा खान अब्बासी जिनके साथ वो फड्डेबाजी कर रहे हैं, उनकी सियासत खराब हो। और लेकिन राना साहब एक सवाल ये है कि एक तरफ ये बात मानी जाती थी कुछ अर्सा पहले कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है तो वो नवाज शरीफ की वजह से है अवामी सतह पे, लेकिन अगर अब देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा एक तरफ हैं और शहबाज शरीफ साहब एक तरफ हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या वैसी पजीराई हासिल कर सकते? या सर अब हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ पे हमने सियासत करनी है, जहाँ पे ये सब कुछ नज़र आता है, उस पर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। देखिए मुस्लिम लीग नून की अब पंजाब में एक बड़ी अच्छी खासी अक्सरियत है, अच्छी टीम उनके पास मौजूद है, बल्दियात से लेकर ऊपर तक। अब जो आम कारकुन है उसकी बात आप छोड़ दें, जो क़यादत है, जो लीडर है, जो मकामी लोग हैं, जिन्होंने लोगों को इकट्ठा करना है, जिन्होंने मजमा लगाना है, जिन्होंने वहाँ पे जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, कंपेन करनी है, उनके लिए शहबाज शरीफ मरियम से ज़्यादा काबिल कबूल है। क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी सियासत तब भी रहेगी कि हम इक़्तिदार में होंगे, तो उसके लिए शहबाज शरीफ जगह बना लेंगे। देखिए शहबाज शरीफ किस तरह जगह बनाएंगे, जिस तरह आप बना रहे हैं। नवाज शरीफ का ट्विटर खामोश, मरियम का ट्विटर खामोश, मरियम की तकरीरें ख़त्म, नवाज शरीफ की तकरीरें ख़त्म। ठीक है वो जलसों से खिताब अपनी मीटिंगों में खिताब करते होंगे, लेकिन कोई चीज़ सामने आती है जिस तरह पहले आती थी? क्या वो सारी चीज़ें आ रही हैं? नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब है जब नवाज शरीफ और मरियम खामोश हो जाते हैं तो उनके कारकुन को भी समझ आती है कि ये जगह जो है, हाली जो जगह है, ये शहबाज शरीफ ने फिल करने के लिए ये उन्होंने खामोशी इख्तियार की है और हमने अब शहबाज शरीफ के पीछे चलना है। देखिए अब मुझे खुद नून लीग के एक MPA ने कहा, जो कल तक मरियम के बिल्कुल साथ साथ होते थे, मैंने उन्हें पूछा जी सुनाएं आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि शहबाज शरीफ को आगे लगे हुए हैं और नवाज शरीफ की उसमें मर्जी शामिल है, तो जिधर शहबाज शरीफ जाएंगे हम तो वही करेंगे। तो ये नवाज शरीफ साहब की मर्जी शामिल है। देखिए एक MPA जो है उसका ये, देखिए मैं फिर वो कह रहा हूँ, अगर नवाज शरीफ खामोश है तो क्या नवाज शरीफ की मर्जी शामिल नहीं है? अगर मर्जी शामिल नहीं है तो मुज़ाहमत क्यों नहीं? अगर मर्जी शामिल नहीं है अब तक बोले क्यों नहीं? अगर मर्जी शामिल नहीं है तो फिर अब तक इन्हें रोका क्यों नहीं? इसका मतलब है किसी ना किसी जगह कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है, कोई ना कोई उम्मीद उनको ऐसी है कि छोटा जो है वो बड़े काम कर जाएगा और फिर बड़े को वापस ले आएगा या बड़े के लिए कुछ अच्छी सहूलत पैदा कर देगा, इसलिए खामोशी है। नहीं तो राना साहब आप क्या समझते हैं, PDM बहाल करवा पाएंगे? कोई PDM बहाल नहीं होगी। मैं आपको बड़ी क्लियर और साफ बात कह दूं, वो PDM बहाल नहीं होगी जो PDM स्टार्ट में बनी थी। यानी आप जिस PDM को समझ रहे हैं ना कि वो PDM जिसमें बिलावल भी बड़े गरजते बरसते हैं, जिसमें ANP भी बड़ी गरजती बरसती है, जिसमें बाकी लोग भी बड़े गरजते बरसते थे, अब वो PDM नहीं होगी। चले मुझे बताएं, मान बिलावल साइड पर हो गए, ANP साइड पर हो गई, अख्तर मेंगल किधर है? अख्तर मेंगल किधर है? अचक सही किधर है? बाकी कई और जमातें जो इसमें शामिल थी छोटी, वो किधर हैं? आपको उनमें से किसी की आवाज़ आई? उनमें से किसी का मुतहर्रक होना नजर आया? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि PDM में शामिल जो जमातें थी वो अब दोबारा से उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाह रही? प्लेटफॉर्म मौजूद होगा, अब किसी को किसी पे एतबार नहीं है। आफ्ताब शेरपाव आपको नजर आए? PDM में थे ना? PDM में थे ना जी। मैंने जितने नाम, 5 जमातों के मैंने आपको नाम ले दिया, किधर है वो 5 जमातें? वो क्यों खामोश हैं? वो तो कहते थे ना हमारा मिशन है कि हुकूमत चली जाए। अब मामला यह है कि ना शहबाज शरीफ हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, ना बिलावल हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। ये दोनों बड़ी जमातें हैं, ये चाहती हैं हुकूमत 5 साल अपने पूरे करे, 5 साल जब पूरे करे तो अपनी गलतियों की वजह से इनको इतनी स्पेस मिल जाए कि आने वाले इलेक्शन में ये हुकूमत ना हो, ये हो। तो वो क्यों इसको गिराएंगे? आपको पता है हर शख्स कहता है कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि इक़्तिदार संभाला जाए, ना वो इनको सियासी शहीद करना चाहते हैं। तो इस वक्त में इनके साथ जो लोग शामिल थे PDM में, वो ये बात समझ चुके हैं।
वो समझ चुके हैं कि इनको इस्तेमाल किया जाता था, फैसला 2 या 3 लोग ही करते थे। अच्छा राना साहब, इससे जुड़ा एक आखिरी सवाल, अपोजिशन जमातें ये जिस तरह राब्ते चल रहे हैं और वह ऐसे दिनों में कि जब बजट आने वाला है तो बजट में वफाक में और पंजाब में हम पीटीआई को छोड़ दें, हम वो जो पहले बात कर रहे थे कि पीटीआई की जानिब से मुज़ाहमत होगी, उसको अगर छोड़ दें तो अपोजिशन का किरदार क्या देखते हैं अगर ये राब्ते अच्छे तरीके से बहाल हो जाते हैं? आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ, जी अपोजिशन भी वफाकी बजट के हवाले से मैनेज हो चुकी है पहले से ही। मैं बिल्कुल आपको ये मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ, देख लीजिएगा भाई। वो कहते हैं ये कौमी मुफाद में है, FATF दीगर मामलात, सब मामलात के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। सब कुछ मैनेज हो चुका है। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, प्ले कार्ड पकड़ेंगे, असम्बली के अंदर आएंगे, असम्बली के बाहर जाएंगे, लेकिन जिस दिन बिल की मंजूरी होगी कई अरकान कई जगह से गायब होंगे। कुछ को बीमारी पड़ जाएगी, अल्लाह ना करे, कुछ बीमार हो जाएंगे, कुछ जो है वो लेट हो जाएंगे, किसी के टेलीफोन बंद हो जाएंगे, या सब मैनेज हो चुका है। ये मैं आपको मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ, सब मैनेज हो चुका है। क्या पिछला बजट जो था उसमें मैनेज नहीं हुआ था? किस सियासी जमात के कितने अरकान थे जो नहीं आए थे? अब भी यही होगा। अच्छा राना साहब, बजट के हवाले से क्या इतला है कि बजट कुछ साजगार हो सकता है आवाम के लिए? देखें जी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये पता है कि ये आखिरी बजट है, और इस आखिरी, हाँ मैं बिल्कुल ये मुसद्दक़ा कह रहा हूँ। पंजाब का कि वफाक का? दोनों का जी, दोनों का। मुझे उनके बड़े करीबी लोग कहते हैं जी हम इसे आखिरी बजट समझ के पेश कर रहे हैं। ये मैं आपको देखें, अल्लाह करे। अच्छा, वो इन्हसार वो बजट पे किए हुए हैं। हाँ, ना? मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। बड़ा बुरा वक्त इन्होंने निकाल दिया, अब अच्छा वक्त इनका आने वाला, अल्लाह करे पूरा करे, लेकिन हालात नज़र नहीं आ रहे। उनके जो अपने लोग हैं वो कहते हैं जी हम इस बजट को अपना आखिरी बजट समझ के पेश कर रहे हैं कि इस आखिरी बजट में हम क्या क्या रिलीफ दे सकते हैं। तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे, वो पेंशन्स को भी इजाफा करेंगे, और जो कुछ हो सकेगा करेंगे। वो कहते हैं इस बजट को हम इलेक्शन कैंपेन का बजट बनाएंगे। या सर, ये लफ्ज़ है कि इलेक्शन कैंपेन, ज़हन में रखिएगा, अगला साल जो है वो तो वैसे इलेक्शन कैंपेन है ना जी। तो इस साल में आप कुछ देंगे तो अगले साल तक जाएंगे ना। अगला जून, 1 साल बाद जून, 1 साल में क्या क्या हो जाता है। बहुत से दावे तो ये भी है कि दिसंबर तक नहीं निकलते, बहुत से दावे तो ये भी हैं कि अगले 3 माह बड़े सख्त आ रहे हैं। और वाकई आज भी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मीटिंग बुलाई हुई है, जो शोर मचा हुआ है कि जहांगीर तरीन और दीगर मामलात पे उनका भी करीबी हल्के जो है वो बैठ के गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, वो भी कुछ सोच रहे हैं। और बजट के बाद भी आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो ब्लैकमेलिंग में कभी आते नहीं। वो मीटिंग तो हो गई ना, अभी उसका नतीजा अभी कुछ देखिए, वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आते यासर। और जब वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आते, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, तो ज़हन में रखिएगा जिन जिन लोगों ने जो जो बातें की हैं, जहाँ पर जो जो चीज़ें सामने आई हैं, अब चाहे वो सुलह हो गई है, बल्कि आपस में गले मिल गए हैं, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी वो कदूरतें ख़त्म नहीं होंगी। और जब कदूरतें ख़त्म नहीं होंगी तो एक अब उनका वक्त था, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब का वक्त होगा, तो उस वक्त में फिर ये सारा कुछ तो चलेगा ना। अच्छा राना साहब, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हमने कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और हुकूमत के हवाले से, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी इंडिविजुअली फ़ोन किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनका भी राब्ता हुआ है आपस में। तो उस राब्ते में और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वाले राब्ते में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जी पहले मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एक पैगाम दिया गया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मैंने बात करनी। उस पैगाम के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। फिर उन्हें कहा कि इस बजट के मौके पर हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं और अब ऐसे अवामी हलकों को इकट्ठा करें कि जो बजट के ख़िलाफ़ हों, महंगाई और दीगर इशूज़ को इकट्ठा करें और उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं। और उसमें मुस्लिम लीग जो है उसको, मज़े वाली बात है, ये अल्फाज कहे गए हैं कि शहबाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट करें। जो मैं कह रहा हूँ ना कि किसी ना किसी जगह से कोई ना कोई चीज़ मिली हुई है। तो जिस पर मेरे ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा क्या शहबाज शरीफ आपकी मर्ज़ी से कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी आपको खुशखबरी मिलेगी। नवाज शरीफ ने मौलाना साहब से कहा मौलाना साहब आप शुरू करें काम, आपको खुशखबरी मिलेगी। मौलाना को क्या खुशखबरी मिलेगी? मौलाना के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये होगी ना कि मौलाना इक़्तिदार के किसी एक दरवाजे पे जाके बैठ जाए, मौलाना के पास कुछ ना कुछ आ जाए, मौलाना को जो कोई ना कोई उसकी साख बहाल हो जाए। देखें इस सारी सिनेरियो में अगर हम देखें जब से हुकूमत आई है और जब से ये सारा कुछ हुआ है, इसमें बहुत सी सियासी अपोजिशन जमातों ने कमाया है, माँ सवाए सियासी तौर पर जो कमाई है, उस कमाई में सबसे बड़ा जिसको नुकसान हुआ है वो मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। आज़ादी मार्च उसका पिट गया, PDM उसकी पिट गई, हुकूमत के खिलाफ इस्तीफ़ा देने का ललकार उसकी पिट गई, हुकूमत के खिलाफ धरने देने की ललकार उनकी पिट गई।
अपनी जमात के अंदर उनके खिलाफ मुखालफत शुरू हो गई। तो मुझे एक बात बताएं, इन नुकसान तो सिर्फ उनका हुआ, पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा लेके निकल गई, मुस्लिम लीग नून अपना हिस्सा लेके निकल गई। आप गौर करें, सेनेटर सबसे ज़्यादा किसके बन गए, नंबर 2 किसके बन गए, नंबर 3 किसके बन गए, मौलाना के बस क्या आया। अब मौलाना को यह भी पता है कि मैंने अपनी जमात के अंदर अपनी साख को कायम रखना है कि नहीं, अपने साथियों को अपने साथ अगर रखना है। यानी तो इस वक्त जो कुदूरतें पैदा हो चुकी है वो मुस्तकबिल में दूर होती दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहेंगे, एक दूसरे पर अब इक्तफा नहीं किया जाएगा, किसी का कंधे का सहारा नहीं लिया जाएगा। नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।